दोस्तों, जीएस विजन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश शुक्ला। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी को लेकर आने वाले विभिन्न प्रकार के टॉपिकों में से एक टॉपिक समास के बारे में। समास क्या होता है, समास विग्रह किसे कहते हैं, या समास के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, समास किसे कहते हैं या समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ है, यह बहुत सामान्य अर्थ है, संक्षिप्त करना या छोटा करना। समास का मतलब हुआ संक्षिप्त करना, संक्षिप्त, या फिर कह सकते हैं कि छोटा करना। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि किसको संक्षिप्त करना और किसको छोटा करना। तो एक से अधिक पदों को संक्षिप्त या छोटा करके लिखने की प्रक्रिया का नाम समास है। यानी समास एक प्रक्रिया है जो पदों को छोटा करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। जैसा कि मान लीजिए, हमें लिखना है कि मैंने एक राजा की कन्या देखी। ये एक पूरा वाक्य है। अब इस वाक्य के अंतर्गत एक से अधिक शब्द यानी पद है। अब थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि शब्द और पद क्या होता है। शब्द या पद एक ही चीज होती है। शब्द को ही दूसरे शब्दों में पद कहते हैं, परंतु कब कहते हैं? वर्णों की सार्थक और स्वतंत्र इकाई शब्द कहलाती है। सार्थक से मतलब हुआ कि वर्णों का समूह है परंतु अर्थवान है, मीनिंगफुल है। और स्वतंत्र होने का मतलब है कि वो किसी वाक्य में प्रयोग नहीं होता। अगर मैं यहां पर कमल शब्द लिख दूं तो ये एक शब्द कहलाएगा, न कि एक पद। क्यों? कि वर्णों का सार्थक समूह और स्वतंत्र है। सार्थक है मतलब तीन वर्ण मिले और एक फूल का बोध करा रहे हैं, और स्वतंत्र है इसका मतलब यह किसी वाक्य में नहीं है तो यह स्वतंत्र है। तो वर्णों का सार्थक और स्वतंत्र समूह शब्द कहलाता है। और यही कमल नामक शब्द जब मैं किसी वाक्य में प्रयोग कर लूंगा तो यह वहां पर शब्द ना कहलाकर बल्कि पद कहलाएगा। जैसे मैंने कहा, कमल कीचड़ में खिलता है। तो इस वाक्य में कमल या कीचड़ या में या खिलता जो नामक शब्द थे, ये शब्द ना कहलाकर बल्कि पद कहला गया। तो ठीक ऐसे ही अगर मैं राजा अलग से लिखूं या कन्या मैं कहीं पर अलग से लिखूं तो वर्णों का ये सार्थक और स्वतंत्र समूह है। सार्थक है मतलब इसका कुछ अर्थ आ रहा है, और स्वतंत्र है मतलब किसी वाक्य में नहीं है, तो ये शब्द हैं। और अगर मैंने ऐसे वाक्य के अंतर्गत इनको लिख दिया है तो तब यहां पर ये शब्द न होकर पद है, राजा की कन्या। अब अगर मैं यहां पर इन तीन पदों को संक्षिप्त करके ऐसा लिखूं कि मैंने एक राजकन्या देखी, तो एक से अधिक पद कितने थे? तीन। इन तीन पदों को संक्षिप्त या छोटा करके मैंने क्या लिखा? राजकन्या। तो एक से अधिक पदों को संक्षिप्त या छोटा करके लिखने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का नाम ही समास है। बहुत आसान सी बात। समास मतलब संक्षिप्त करना। या अगर इससे फायदा क्या हुआ कि हमें एक लंबा वाक्य लिखना पड़ा, जिसकी जगह पर हमने कई सारे पदों को संक्षिप्त कर लिया, और राजा की कन्या इतना भी वही अर्थ दे रहा था और राज कन्या भी वही अर्थ दे रहा है। यह एक उदाहरण के तौर पर आज एक और देख लीजिए अभी, कि जैसे मैंने कहा कि मैं एक है दंत जिसका की पूजा करता हूं। अगर मैं इसको ये लिखूं, एक है दंत जिसका, इनको संक्षिप्त करके मैंने लिखा, तो मैंने लिखा मैं एक दंत की पूजा करता हूं। तो दोनों ही वाक्यों में पूजा करता, तो दोनों ही वाक्यों में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों ही समान अर्थ दे रहे हैं। लेकिन पहला वाला वाक्य लंबा था, हो गया था,
जबकि इसके तुलना में दूसरा वाला वाक्य संक्षिप्त हो गया, छोटा हो गया। लेकिन मैं यहां पर संक्षिप्त किसको करा, 1 2 3 4 4 शब्द यानी 4 पदों को संक्षिप्त करके मैंने एक दंत यहां लिख दिया, तो पदों को संक्षिप्त करने की यही प्रक्रिया समास का है। तो परिभाषा क्या हुई, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त या छोटा करना। तो हम कह सकते हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले एक से अधिक पदों को संक्षिप्त या छोटा करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। परस्पर संबंध रखने से मतलब इस एक का संबंध ह या दंत या इन आपस में संबंधित है, तो परस्पर संबंधित रखने वाले। और अगर ऐसा नहीं कहना तो सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि एक से अधिक पदों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया का नाम ही समास होता है। आइए देखते हैं समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट हो रहा है कि हमने कहा था समास का मतलब है संक्षिप्त या छोटा करना, और विग्रह का मतलब है अलग अलग कर देना। संक्षिप्त या छोटा करके, एक से अधिक पदों को संक्षिप्त या छोटा करके जो हमने समासिक प्रक्रिया अपनाई थी, और उस प्रक्रिया के बाद जो एक शब्द बना था संक्षिप्त होकर, उसको फिर से अलग अलग कर देना समास विग्रह कहलाता है। माना कि जैसे राजकन्या एक समासिक पद है। क्यों है यह समासिक पद? क्योंकि यह समासिक प्रक्रिया यानी संक्षिप्त करने की प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ है। तो इस राजकन्या को मैं पुनः राजा की कन्या 3 अलग अलग पदों में लिख लूं, तो इस समासिक शब्द को इस तरह से अलग अलग लिखने की प्रक्रिया का नाम ही समास विग्रह है। यानी समास द्वारा बने शब्द को पुनः अलग अलग पदों में लिखने की प्रक्रिया का नाम समास विग्रह है। या गजानन शब्द को गज के समान आनन है जिसका, शब्द था गजानन, गजानन। इस गजानन नामक शब्द को गज यानी हाथी के समान, और आनन का मतलब होता है मुख या सिर, आनन है जिसका, इस रूप में मैं लिख लूं तो समासिक शब्द को अलग अलग पदों के रूप में लिखने की प्रक्रिया का नाम समास विग्रह होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि समास विग्रह किसे कहते हैं। तो किसी शब्द को अलग अलग पदों के रूप में लिखना ही समास विग्रह कहलाता है। अब वो शब्द कौन होता है? वो समासिक शब्द होता है। क्यों? क्योंकि वो समास की प्रक्रिया द्वारा बना होता है, संधि द्वारा बना नहीं होता है। क्योंकि संधि द्वारा बना शब्द अलग अलग नहीं दिखता। यहां राजा और राज और कन्या अलग अलग दिख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि समास विग्रह की प्रक्रिया क्या है ये आपको समझ में आई होगी। आइए बात करते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं या समास कितने प्रकार का होता है। तो समास के भेद, भेद का मतलब हुआ प्रकार। आप अक्सर ऐसा लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर देखते होंगे। ब्रैकेट के अंदर सामान्यतः हम हिंदी भाषा में उस शब्द को लिखते हैं जिसका मान लीजिए कि यह शब्द कठिन शब्द है, हमको इसका अर्थ लगता है कि पढ़ने वाला या सुनने वाला इसका सामान्य अर्थ नहीं जानेगा, तो इसका जो सामान्य अर्थ है उसको हम ब्रैकेट में स्पष्ट कर लेते हैं। या तो हम तब ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, और या फिर अगर इस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हों, ये अनेकार्थी शब्द है, तो हम इसका कौन सा वाला अर्थ यहां पर ले रहे हैं, इसलिए जो अर्थ हम इस भेद का यहां पर ले रहे हैं वो ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया। मान लीजिए भेद शब्द का अर्थ अंतर भी होता है, भेद का मतलब कोई रहस्य भी होता है, और भेद का मतलब प्रकार भी होता है। तो अगर मैं खाली यहां पर भेद लिख दूं तो हो सकता है कि कोई इसको यह ना समझ ले कि समास का रहस्य बता रहा हूं मैं, समास का अंतर बता रहा हूं मैं। तो मैं न तो रहस्य बता रहा था और ना अंतर, बल्कि मैं भेद का मतलब मेरा तात्पर्य यहां पर किससे था? प्रकार से था, टाइप से था। इसलिए जिससे मेरा इस भेद से मेरा जो निहितार्थ था, जो मतलब था, मैंने वो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया कि भेद का मतलब प्रकार। तो समास के भेद मतलब प्रकार की बात करते हैं। तो देखिए, समास मूल रूप से पदों की प्रधानता के आधार पर अगर बात करें तो समास 4 प्रकार का होता है।
अब पदों की प्रधानता का क्या मतलब हुआ, एक बात करके बात करेंगे। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। एक होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व या इसको ऐसा लिख सकते हैं द्वंद्व समास। और चौथा होता है बहुव्रीहि समास। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के 2 अन्य उपभेद भी होते हैं जिनको क्रमशः द्विगु समास और कर्मधारय समास भी कहते हैं। द्विगु और कर्मधारय, तो कुल मिला के समास के भेद होते हैं 6। अब प्रश्न के स्वभाव पर निर्भर करेगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा किस तरह से प्रश्न गया है। अगर कहता है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर विकल्प में भले ही 4 भी क्यों ना हो पर आपको लिखना है, 6 भी क्यों ना हो पर आपको 4 लिखना है। पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। और अगर कहता है समास के कुल भेद कितने होते हैं, तो आपका आंसर तब 6 होता है। और कई बार न तो पदों की प्रधानता की बात कर रहा है, न कुल शब्द का प्रयोग कर रहा है, सीधे तौर पर लिखा गया है कि समास के कितने भेद होते हैं। निम्न में से विकल्प आपके पास 4, 6, 2, 5 कुछ भी हैं। तो जब भी बात करते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो तब हम 6 समास की बात करते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। सिर्फ एक रियर कंडीशन में अपवाद के रूप में जब कभी प्रश्न ऐसा आए कि समास के मूल भेद कितने होते हैं, तो आपको 4 लिखना है। वरना जब भी कोई पूछे कि समास कितने प्रकार का होता है, तो ये भी 2 अलग प्रकार के समास हैं। कुछ ना कुछ भिन्नता तत्पुरुष से रखते हैं, हालांकि इसी की मूलता इसी के भेद, परंतु कुछ ना कुछ भिन्नता रखते हैं, जिसने इनको अलग से कुछ नाम दिया। और जब इनकी भी गणना करते हैं तो कुल मिला के 6 होते हैं। अगर किसी ने कहा कि समास कितना प्रकार का होता है, आपने सीधे तौर पर कहा कि 4 प्रकार का होता है, तो इसका मतलब यह है कि हम इन 2 समास के बारे में जानते ही नहीं है, तभी तो हमने 4 समास की बात करी कुल। लेकिन जब वो ये कहेगी पदों की प्रधानता के आधार पर, तो हम 4 कहेंगे न कि 6। और अगर पदों की प्रधानता की बात नहीं करता, मूल या कुल शब्द का बात नहीं करता है, तो तब हम बात करते हैं समास के 6 भेद होते हैं। और 6 कौन कौन होते हैं उनको क्रमवार एक एक करके देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पदों की प्रधानता का मतलब क्या हुआ। तो पदों की प्रधानता का मतलब यह हुआ कि समासिक जब भी हम समास करते हैं, यानी संक्षिप्त करने की प्रक्रिया अपनाते हैं, तो हमको एक नया शब्द सामने आता है। जैसे कि मैंने अभी बात कही थी, राजा की कन्या को संक्षिप्त करके मैंने राजकन्या बनाया, या युद्ध के लिए अभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास। 4 पद थे, मैंने 4 को संक्षिप्त करके बना दिया, युद्धाभ्यास बना दिया। तो जब भी मैं समासिक प्रक्रिया को अपनाऊंगा, तो समासिक प्रक्रिया को अपनाने के बाद एक स्वतंत्र शब्द हमें मिलेगा, हमारे सामने आएगा, और उस स्वतंत्र शब्द को हम कहते हैं समासिक शब्द। और इस समासिक शब्द में या इस समासिक पद में 2 खंड अनिवार्य रूप से होते हैं। पहले वाले खंड का नाम होता है पूर्व पद, और दूसरे वाले खंड का नाम होता है उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है अगर वो समास की प्रक्रिया द्वारा बना है, समास के द्वारा बना है, तो उसमें 2 खंड ना हो, ऐसा संभव नहीं है। समासिक प्रक्रिया द्वारा अगर कोई शब्द बना तो उसके अंदर 2 खंड जरूर होंगे, और पहले खंड का नाम पूर्व पद और दूसरे खंड का उत्तर पद। अब ये दोनों खंड अलग अलग तब तक नजर आएंगे अगर ये संधि ना करे हों, और अगर ये संधि कर लिए होंगे तो ये दोनों खंड अलग अलग नहीं दिखेंगे। संक्षिप्त करके हमने दोनों को एक साथ लिखा, और अगर उसके बाद वो संधि वाली प्रक्रिया भी अपना लिए तो ये जुड़ जाएंगे, और अगर संधि का नियम उन पर लागू नहीं हो रहा होगा वहां पर, तो वो अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ राजकन्या, राज की अंतिम ध्वनि अ जरूर है, परंतु आगे क है, और व्याकरण में ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो अ और क का मेल करके किसी और ध्वनि में परिवर्तित हो जाए। तो यहाँ पर संधि हो, एक लाइन में लिखने के बाद भी इनमें संधि हो नहीं पा रही है, इसलिए दोनों शब्द अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर युद्ध के लिए अभ्यास,
जैसे मैंने लिखा युद्ध अभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास, और मैंने संक्षिप्त करके लिख दिया कि युद्ध अभ्यास, लेकिन युद्ध की अंतिम ध्वनि अ है और अभ्यास की प्रारंभिक ध्वनि अ है, और ये अ मिलकर हो जाएगा आ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये शब्द बन जाएगा युद्धाभ्यास। तो समासिक प्रक्रिया द्वारा जो युद्ध अभ्यास शब्द बना था उसने संधि भी कर ली और वो बन गया युद्धाभ्यास। तो अब युद्धाभ्यास नामक शब्द में पूर्व पद कौन सा है, उत्तर पद कौन सा है, इसको हमको विच्छेद करके निकालना पड़ेगा। तो पहला पद है इसमें युद्ध और दूसरा पद है अभ्यास। अब हम ये देखते हैं कि कौन सा पद प्रधान हो रहा है। तो पदों की प्रधानता के आधार पर हम समास के 4 विध बताते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि पद प्रधान होने का मतलब क्या हुआ। पद प्रधान होने का मतलब बहुत आसान तरीके में आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि सपोज कीजिए हमने कहा कि बाहर राजा की कन्या बैठी है, तो मैं इसको संक्षिप्त करके लिख दिया हूं, बाहर राजकन्या बैठी है, और शब्द बन गया राजकन्या। संक्षिप्त करके राजा की कन्या को मैंने संक्षिप्त करा और इस शब्द बन गया राजकन्या। अब कोई आपसे पूछे कि बताइए इसमें कौन सा समास है, तो समास को छांटने का आसान तरीका यह है कि हम ये देखते हैं कि इस समासिक शब्द का, समासिक शब्द का मतलब जो समास की प्रक्रिया द्वारा बना है, और समास की प्रक्रिया का मतलब संक्षिप्त करके संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा जो बना है। तो इस समासिक शब्द में पद कौन सा प्रधान है। पद प्रधान होने का मतलब हुआ कि हम बात किसकी कर रहे हैं, राज की कर रहे हैं या कन्या की कर रहे हैं। राज मतलब राजा और कन्या मतलब बेटी। अब आप ध्यान दीजिए कि मैं कह रहा हूं बाहर राजकन्या बैठी है, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि राजा बैठा है कि कन्या बैठी है। ये मैंने आपको कहा कि ये मारकर लेके जाइए और राजकन्या को दे दीजिए। मान लीजिए वहां पर राजा भी बैठा और कन्या भी बैठी है, लेकिन वास्तव में आप एक पेन देंगे किसको। मैंने तो बोला राजकन्या, मैंने तो राजा भी उच्चारण करा और कन्या भी करा, लेकिन आपने आखिर दिया किसको, कन्या को दिया। यानी मेरे कहने का मूल भाव किसके लिए था, कन्या के लिए था। और पद कौन सा प्रधान है इसमें, कन्या कौन सा पद है, उत्तर पद प्रधान है। और उत्तर पद जिसका प्रधान हो एक ही मात्र समास होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कुछ नहीं, उसको कहते हैं तत्पुरुष समास। जिस समासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान हो, यानी कहने का जो मूल भाव हमारा है, जिसकी हम जानकारी देना चाह रहे हैं, वो दूसरा वाला पद है, तो वो समास तत्पुरुष समास है। ये बाय द वे जैसे मैंने कहा कि सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं भाई, तो सैनिक क्या कर रहे हैं, युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इसमें 2 पद है, युद्ध और अभ्यास। अब आपसे किसी ने पूछा कौन सा समास है, तो आप ये देखेंगे कि बोला तो जा रहा है कि युद्धाभ्यास कर रहे हैं, युद्ध शब्द का भी मैंने उच्चारण करा और अभ्यास का भी करा, लेकिन आखिर सैनिक कर क्या रहे हैं, युद्ध करना है कि युद्ध के लिए अभ्यास यानी प्रैक्टिस करना है। तो हमने पाया कि सैनिक युद्ध नहीं कर रहे हैं आपस में, बल्कि अभ्यास कर रहे हैं युद्ध का। तो अभ्यास शब्द मैं कहना चाह रहा था, उत्तर पद प्रधान है, तो एकमात्र समास तत्पुरुष समास। इसके विपरीत अगर मैंने बात करी कि मैं दिन दिन पढ़ता हूं, मैं बात कर रहा हूं मैं दिन दिन पढ़ता हूं, या तो मैं ऐसा लिखूं और या तो मैं संक्षिप्तीकरण की समासिक प्रक्रिया को अपनाऊं। तो मैंने क्या कहा, मैं दिन दिन शब्द को संक्षिप्त किया और मैंने लिख दिया मैं प्रति दिन पढ़ता हूं। अब देखिए मैंने क्या करा है, मैंने एक से अधिक जो 2 पद थे, एक पद 2 पद, अब पद है या शब्द एक ही बात मैंने कही। अगर मैं दिन अलग से लिखूं तो ये शब्द है, और मैंने इन दिन शब्द को यहाँ प्रयोग कर लिया तो ये पद है। फिर तो इन 2 पदों को मैंने संक्षिप्त करा और बना लिया यहाँ पर क्या, प्रतिदिन। अब इस प्रतिदिन शब्द में आपसे कोई पूछे कि बताइए इसमें कौन सा समास है, तो आपको समास पहचानने का आसान तरीका आप देखेंगे कि प्रतिदिन नामक जो शब्द है इसमें 2 पद हैं, 2 खंड हैं। पहला पद है इसमें प्रति और दूसरा पद है इसमें दिन। तो कहने वाला कहे क्या रहा है, कहने वाले ने जो प्रतिदिन शब्द उच्चारित करा, उस प्रतिदिन शब्द में जो 2 खंड है प्रति और दिन, कौन सा पद कौन सा खंड प्रधान है, वो कहना क्या चाह रहा है। क्या वो ये कहना चाह रहा है कि मैं दिन में पढ़ता हूं, और ये वो कहना चाह रहा है कि प्रति का मतलब हर दिन में तो मैं पढ़ता हूं, पर कौन से दिन में, हर एक दिन पढ़ता हूं। अगर वो सिर्फ ये बोलना चाहता है मैं दिन में पढ़ता हूं, तो वो बोलता मैं दिन में पढ़ता हूं, लेकिन कौन से वाले दिन, हर एक दिन। तो यहां पर पद कौन सा प्रधान हुआ, प्रति या दिन, प्रति प्रधान हुआ। तो ऐसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कहने वाला पहले खंड का जो अर्थ है वो बताना चाह रहा है, तो वो समास अव्ययभाव समास है।
तो जिस समास का पहला पद प्रधान वो अव्ययभाव समास। कभी कभी परिभाषा में आता है कि ऐसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान है निम्नलिखित में से कहलाता है क्या, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्रीहि। तो एकमात्र समास जो किसी दूसरे से कहीं मैच नहीं करेगा, कोई समानता नहीं रखेगा, वो समास है अव्ययभाव समास। तो जिस समास का पहला पद प्रधान वो अव्ययभाव समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान वो तत्पुरुष समास। या अगर मैंने कहा यहां की जल और वायु अच्छी है, या तो मैं ऐसा कहूं, और या तो फिर मैं जल और वायु दो पद थे, इनको तीन पद थे, जल, वायु और इसमें था, इनको संक्षिप्त करा तो मैंने कहा यहां की जलवायु अच्छी है, यहां की जलवायु अच्छी है। तो मैंने क्या करा, जल और वायु तीन पद थे, तीनों को संक्षिप्त करा और बना दिया शब्द जलवायु। अब ठीक है, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया या समासिक प्रक्रिया को तो मैंने अपना लिया, लेकिन आपसे कोई पूछे कि इस जलवायु शब्द में कौन सा समास है, तो ऐसा समास, ऐसा समासिक शब्द, और समासिक शब्द कौन होता है, जो समासिक प्रक्रिया द्वारा बना होता है। और समासिक प्रक्रिया क्या होती है, पदों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। इन तीन पदों को मैंने संक्षिप्त करा, यानी संक्षिप्तीकरण, यानी समासिक प्रक्रिया को अपनाया, और इसके द्वारा जो शब्द बना इसको समासिक शब्द या समासिक पद कहते हैं। और जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो, पहला भी पद प्रधान और दूसरा भी पद प्रधान, उस समास को एकमात्र समास कहते हैं, उसको कहते हैं द्वंद्व समास। क्यों कहते हैं द्वंद्व समास, अभी मैं बात करूंगा इसकी। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि यहां का सिर्फ जल ही अच्छा है या खाली वायु ही अच्छी है। मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ की जल और वायु दोनों अच्छी है। यानी कहने वाला किसके बारे में बात कर रहा है, जल की या वायु की, दोनों के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब समास कौन सा हुआ, द्वंद्व समास हुआ। एक द्वंद्व समास का उदाहरण देख लीजिए। मैंने लिखा कि मैं रात और दिन पढ़ता हूं, दिन पढ़ता हूं, या तो मैं ऐसा कहूं तो वाक्य लंबा हो जा रहा, और अगर मैं पद समासिक प्रक्रिया को अपनाऊं, यथासंभव जहां तक संभव हो सकता है तो संभव यहां तक हो सकता है, तो मैंने लिखा मैं रात दिन पढ़ता हूं, मैं रात दिन पढ़ता हूं। अब मैंने यहां पर क्या करा, मैंने एक सदी जो तीन पद थे रात और दिन, इनको संक्षिप्त करके बना लिया रात दिन। तो एक सदी पदों को संक्षिप्त करके जो मैंने एक शब्द बनाया, ये रात दिन, ये समासिक प्रक्रिया हो गई। अब आपसे किसी ने पूछा कि रात दिन में कौन सा समास है, तो आप ये देखेंगे कि रात दिन में दो पद हैं, रात पूर्व पद, दिन उत्तर पद। कहने वाला किसके बारे में बात कर रहा है, वो रात में ही पढ़ता है या वो खाली दिन में ही पढ़ता है, या वो ये बताना चाह रहा है वो रात में भी और दिन में दोनों में पढ़ता है। तो चूंकि वो दोनों पदों की बात कर रहा है, दोनों पद प्रधान है, कहने के मूल भाव में दोनों हैं, इसलिए यह समास हुआ द्वंद्व समास। और आइए बात कर लेते हैं कि इसको द्वंद्व क्यों कहते हैं। देखिए, द्वंद्व या तो ऐसा, और अगर अनुस्वार न लगाना चाहें तो आप ये देखिए अगला वर्ण द है, तो द का पांचवा वर्ण ये होता है, तो हम द्वंद्व ऐसा लिख सकते हैं। चलो तो लिखने के बाद अब द्वंद्व का मतलब हुआ क्या है, द्वंद्व का मतलब है प्रतिस्पर्धा या होड़, या जिसको और बहुत सामान्य शब्दों में कहें लड़ाई। लेकिन प्रतिस्पर्धा लड़ाई में बेसिक अंतर क्या है, लड़ाई में हम क्या देखते हैं, दो पक्ष क्या देखते हैं कि इस पक्ष का फायदा हुआ या नुकसान, परंतु दूसरे वाले पक्ष का अनिवार्य रूप से क्या करना, नुकसान करना है। तो ये तो लड़ाई भी, दूसरे को हानि पहुंचाना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना लड़ाई। अपना भले ही कितना ही नुकसान हुआ परंतु दूसरे को नुकसान पहुंचाना ही लड़ाई है। लेकिन द्वंद्व या प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, प्रतिस्पर्धा एक सकारात्मक शब्द है कि दूसरे को हानि नहीं पहुंचानी बल्कि अपने आप को आगे रखना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। जबकि लड़ाई में क्या है, हम भले पीछे चले जाएं शारीरिक तौर पर या फाइनेंशियल तौर पर, किसी भी तौर पर, परंतु दूसरे को नीचे गिराना है। तो प्रतिस्पर्धा में क्या करते हैं कि दोनों पद आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। किस बात का, दूसरे को गिराने का नहीं, अपने आप को आगे रखने का।
जैसे हम कक्षा में कहते हैं दोनों छात्रों में प्रतिस्पर्धा होती है। एक छात्र के 20 नंबर आए, दूसरे के 19 आए, तो वो आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। 19 वाला चाहेगा कि मैं 20 वाले का टांग ना काटूं, बल्कि अपने आप को 20 नंबर लाऊं। तो प्रतिस्पर्धा का मतलब है एक अपने आप को आगे रखना। द्वंद्व का मतलब शाब्दिक अर्थ प्रतिस्पर्धा। अब ये प्रतिस्पर्धा द्वंद्व क्यों कहते हैं कि ये समासिक शब्द है, दोनों ये आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। किस बात के लिए? आगे आने के क्रम में, आगे उच्चारित होने के क्रम में। जैसे कि मैंने कहा मैं रात दिन पढ़ता हूं, रात दिन पढ़ता हूं। अब ये रात नामक जो शब्द है ये मैंने पहले बोला और दिन नामक शब्द मैंने बाद में बोला, जबकि मैं पढ़ता तो रात में भी हूं और दिन में भी हूं। तो दिन नामक शब्द ये चाहेगा कि जब दिन में भी पढ़ा जाता है तो मुझे क्यों नहीं पहले बोलते, मुझे आना चाहिए पहले। तो इनमें प्रतिस्पर्धा किस बात की? आगे आने के क्रम में। और अगर मैं इसको आगे लिख भी लूं, मैं ये बोलूं मैं दिन रात पढ़ता हूं, तो मैं लिख सकता हूं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, क्योंकि मैं दिन की भी बात कर रहा हूं रात की भी कर रहा हूं। तो इस दिन शब्द ने क्या करा? प्रतिस्पर्धा करी। किससे? रात से, कि तुम नहीं आओगे पहले, मैं आऊंगा। और अगर मैंने आ भी गया तो अब रात शब्द प्रतिस्पर्धा करेगा कि जब रात में भी पढ़ा जाता तो मुझे पहले बोलो। अब ये आपस में द्वंद्व करते रहते हैं। वो हमारी इच्छा, हम किसको लिख लेते हैं, हम लिखते उसको हैं जो हमको बोलने में और लिखने में आसान लगता है। लिखने में तो दोनों शब्द बराबर हैं, परंतु उच्चारण करने में हमको, आप खुद करके देखिए, दिन रात और रात दिन, जो रिदम में आसानी से बोला जा सकता है हम उसको पहले बोलते हैं। और अगर हम वैसा ना बोले, ऐसा बोले, तब भी गलत कुछ नहीं होगा। मैं रात दिन पढ़ता हूं तब भी ठीक, मैं दिन रात पढ़ता हूं तब भी ठीक। तो द्वंद्व का मतलब हुआ प्रतिस्पर्धा। तो ऐसा समास जिसके दोनों पद समान स्तरीय होते हैं और आगे आने के क्रम में द्वंद्व यानी प्रतिस्पर्धा करते हैं, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। या इतना लंबा परिभाषा नहीं भी बोलना, तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा मेरे माता और पिता आज आएंगे, मेरे माता और पिता आ रहे हैं या आएंगे, जो भी मैंने लिखा। अब जब आना दोनों ने है, माता और पिता ने, तो पिता नामक शब्द बोलेगा पहले मुझे लिखिए, द्वंद्व करेगा इससे, माता से। और अगर मैं इसकी मान भी लूं, लिख भी लूं, ऐसा तो गलत तो कुछ भी नहीं है, तभी भी आ तो दोनों ही रहेंगे। तो इससे फर्क कुछ नहीं पड़ा। ये शब्द आपस में समान स्तरीय हैं। समान स्तर और समान द्वंद्व हमेशा आप ये जानते होंगे कि समान स्तर की चीजों में होता है, समान स्तर के व्यक्तियों में होता है। अगर हम कहते हैं योद्धाओं में कर्ण और अर्जुन में द्वंद्व युद्ध हुआ, तो सुनने लायक, हजम करने लायक बात है, क्योंकि कर्ण भी शक्तिशाली है और अर्जुन भी शक्तिशाली है। लेकिन अगर हमें कहें कि अर्जुन और किसी सैनिक में द्वंद्व चला, तो द्वंद्व कभी भी समान असमान स्तर पर नहीं होता है। द्वंद्व तभी होता है जब दोनों का लेवल लगभग समान हो। दो विद्यार्थी द्वंद्व प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं, परंतु कब? जब एक 18 नंबर या दूसरा 19 नंबर लाने वाला हो, एक 2-3 नंबर लाता है, एक 20 में से 20 लाता है, तो वो द्वंद्व कभी नहीं कर सकते आपस में। तो द्वंद्व का मतलब यह प्रतिस्पर्धा, समान स्तर की चीजों में द्वंद्व होता है। अब समान स्तर से मतलब क्या हुआ? इसका स्तर भी वही है, इसका भी स्तर भी वही है। मैं बोलने के भाव में मेरा ये भी अर्थ पिता को भी बताना चाह रहा था और माता को भी, जबकि इसके ठीक विपरीत। जब मैं राजकन्या लिख रहा था तो यहां पर समान स्तरीय पद है ही नहीं है। एक का स्तर उच्च है, दूसरे का निम्न है। उच्च किसका? जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मैंने कहा राजकन्या को बाहर बिठाएंगे, तो राजा शब्द यहां साइलेंट रहेगा, उसको नहीं बैठाना बाहर। ये मैंने कहा राजकन्या को बुला लाएंगे, तो पद प्रधानीय है। अब प्रधानीय है, ये कमजोर है, तो ये आपस में द्वंद्व कभी करेंगे ही नहीं। ये कभी नहीं बोलेगा कन्या राज बुलाओ। तो यहां पर जब पद असमान है तो द्वंद्व करेंगे ही नहीं। द्वंद्व तभी होगा जब दोनों का लेवल एक होगा, समान होगा। तो बहुब्री समास में होता ही यही है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों पदों के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, तो दोनों पद प्रधान हैं। और अगर ये प्रधान है तो ये द्वंद्व करेंगे, द्वंद्व करेंगे तो प्रतिस्पर्धा करेंगे। और किस बात के लिए करेंगे? आगे उच्चारित होने के लिए या आगे लिखे जाने के लिए। जब मैं लिख रहा हूँ तो लिखने की बात करेंगे कि मुझे पहले लिखिए, और या तो मैं जब बोल रहा हूँ तो बोलने के क्रम में द्वंद्व करेंगे कि पहले मुझे बोला जाए। तो हमने तीसरे समास की बात करी कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। चौथा समास पदों की प्रधानता के आधार पर मैं भी बात कर रहा हूं। तो चौथा जो समास होता है वो होता है बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या होती है आप जानते हैं कि ऐसा समासिक शब्द, समासिक शब्द मतलब वो समास के द्वारा बना होगा, समास के द्वारा बना होगा मतलब पदों को संक्षिप्त करके बना होगा। तो ऐसा समासिक शब्द और या तो फिर ऐसा समास जिसके दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि उनसे हटकर कोई और पद प्रधान होता है। हम किसी और पद की बात कर रहे होते हैं। तो पहले प्रकार का समास जिसका पूर्व पद प्रधान, दूसरे प्रकार का जिसका उत्तर पद प्रधान,
तीसरे प्रकार का जिसके दोनों ही पद प्रधान, और चौथे प्रकार का जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो। अब कोई पद प्रधान ना हो तो फिर कौन प्रधान हो भाई? उन दोनों पदों में से उन दोनों पदों का जो शाब्दिक अर्थ है, खंडों का जो मीनिंग है, हम वो मीनिंग नहीं बताना चाह रहे, हम मीनिंग कुछ और बताना चाह रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं लिखूं, मैंने कहा मैं गजानन की पूजा कर रहा हूं या करता हूं। ये मूल था कि मैं गज के समान आनन है जिसका की पूजा करता हूं। तो देखिए, मैं तो ठीक है, गज के समान आनन है जिसका, तो आप गिनती करिए कितने पद थे, 1 2 3 4 5 6 पदों को मैंने संक्षिप्त करा। संक्षिप्त क्यों करा? क्योंकि ये वाक्य लंबा हो जा रहा था। तो मैं गज के समान आनन है जिसका, आनन मतलब मुख है, की पूजा करता हूं, या तो मैं ऐसा बोलूं, लेकिन ऐसा बोलने में वाक्य लंबा हो रहा। तो मैंने क्या करा, यहां पर 4-6 पदों को संक्षिप्त करा और संक्षिप्त करके बना दिया गज आनन। लेकिन जैसे मैंने गज आनंद लिखा, दो शब्दों को एक साथ लिखा, यहां संधि की प्रक्रिया भी एक साथ हो गई। गज के अंत में अ था, आनंद के प्रारंभ में आ था, आ एक साथ मिला और गजानंद बन गया, तो ये शब्द हो गया गजानंद। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं? इसका पूर्व पद है गज, ये आपको संधि करके अलग विच्छेद करके निकालना पड़ेगा, और दूसरा था आनंद। आनंद अब समासिक प्रक्रिया तो है जिसमें 2 पद हैं, पूर्व पद गज और उत्तर पद है आनंद। अब हम बात किसकी कर रहे हैं भाई? मैं किसकी पूजा करता हूं? आखिर गज का मतलब होता है हाथी और आनंद का मतलब होता है मुख। क्या मैं हाथी की और मुख की दोनों की पूजा करता हूं? नहीं। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं ना तो हाथी की पूजा करता हूं और ना कहीं पर कोई मुख रखा है किसी का, उसकी पूजा करता हूं। मैं बल्कि गज के समान आनंद, गजानंद अर्थात गणेश की पूजा करता हूं। तो यहां पर मैं बात किसकी कर रहा हूं? ना तो हाथी की कर रहा हूं, ना मुख की कर रहा हूं, बल्कि गणेश की कर रहा हूं। इस प्रकार यहां पर इस समासिक शब्द में, गजानन नामक शब्द में, न तो गज शब्द प्रधान था, न आनंद शब्द प्रधान था। आखिर यहां प्रधान कौन था? इनको छोड़कर कोई और पद प्रधान था। तो परिभाषा क्या कहती है? जिस समास के दोनों पद अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर किसी अन्य पद की ओर संकेत करें, किसी अन्य पद की बात करें, उस समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। यह जैसे मैंने बात करी कि राम ने मैंने कहा कि दशानन ने सीता हरण किया, सीता हरण किया। अब देखिए, 10 हैं आनंद जिसके ने सीता हरण किया। मूल रूप से ऐसा था वाक्य, 10 हैं आनंद जिसके ने सीता हरण किया। अब 10 हैं आनंद जिसके, इतने सारे पदों को मैंने संक्षिप्त कर लिया, इसको बना लिया दशानंद। दशानंद में 2 पद हैं, 10 का मतलब 10 और आनंद का मतलब मुख। अब देखिए, 10 आनंद, इसके अंत में अ है, आ है, तो ये मिलकर एक साथ संधि भी प्रक्रिया हो गई और ये हो गया दशानंद। जैसे मैंने 10 आनंद को एक साथ लिखा, दशानंद हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि दशानंद शब्द में कौन सा समास है, तो आप ये देखेंगे कि सीधे सीधे जाएंगे कि पद कौन सा प्रधान है। पहला पद प्रधान है तो ये अव्ययभाव है, इसका दूसरा पद प्रधान हो रहा है तो ये तत्पुरुष है, इसके दोनों ही पद प्रधान है तो ये द्वंद्व है, और दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है तो ये फिर बहुब्रीहि समास है। तो देखिए, सीता का हरण आखिर किसने करा? 10 ने करा। 10 तो एक विजित है, अंक है, विशेषण है। 10 अपने आप में निर्जीव है, अंक है, विशेषण है, ये कुछ किसी का हरण कर ही नहीं सकता। अब 10 ने नहीं करा तो किसने करा भाई? आनंद का मतलब मुख। किसी का मुख ही मुख जाकर के किसी को उठा सकता है, हरण कर सकता है? मुख ने भी नहीं करा। ना मैं 10 की बात कर रहा हूं, ना मुख की कर रहा हूं, यानी आनंद की कर रहा हूं। मैं बात किसकी कर रहा हूं? अर्थात रावण की। तो जब दोनों पद अपना शाब्दिक अर्थ 10 और मुख न देकर रावण की बात कर रहे हैं, किसी अन्य का विशेषण बन जा रहे हैं, किसी अन्य की ओर संकेत कर रहे हैं, तो यह समास है बहुब्रीहि समास। तो पदों की प्रधानता के आधार पर मुख्य रूप से समास 4 ही होते हैं, परंतु अध्ययन की सुविधा के लिए व्याकरणाचार्यों ने, वैयाकरणों ने तत्पुरुष समास के लिए 2 अन्य उपभेद बताए हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। इन दोनों की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए अपना वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। हमने
बात करी समास किसे कहते हैं, तो पदों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया का नाम समास होता है। हमने बात करी समास विग्रह किसे कहते हैं, तो समासिक शब्द को पुनः अलग अलग लिखने की प्रक्रिया का नाम समास विग्रह होता है। हमने बात करी समास के भेद कितने होते हैं, तो हमने साथ में ये भी बोला कि समास के भेद तो 6 होते हैं, परंतु पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार का होता है। वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब तत्पुरुष के जो अन्य 2 उपभेद हैं उनके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।